नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं, व्यस्तताएं बहुत हैं। आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई ऐसे साहित्यकार का जन्म दिवस है जो उपन्यास जगत में हलचल मचा के रख दिए थे। कहने का मतलब ये है कि आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद जिनका जीवन दो विश्व युद्ध के बीच का जीवन काल है। जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस के लमही गांव में होती है। पिता डाक मुंशी के काम करते थे, साधारण किसान थे। ऐसे परिवार में इनका जन्म होता है। मात्र 7 साल की उम्र में प्रेमचंद जी की माता जी का देहांत हो जाता है। देखिए कितनी दुखद बात है कि मात्र 7 साल की उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके जो पिता हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी सौतेली माँ का आगमन उनके परिवार में हो जाता है। प्रायः वह समय भी दूसरा था और सौतेली माँ का जो रोल था वो बिल्कुल सौतेली की तरह था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे नहीं तो समस्याएं भी गंभीर रहती थी। और ये फिर क्या होता है कि 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। अब सोचिए 15 साल की उम्र में शादी हो गई और जैसे शादी होती है 1 साल के बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब लड़का 16 साल का है, अभी कक्षा 9 में पढ़ रहा है। उसकी शादी भी हो गई है, सौतेली माँ भी आ गई है, माता पिता का देहांत हो गया है। सोचिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा होगा और प्रेमचंद जी का जीवन कैसा होगा, निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। 2 सौतेले भाई छोटे छोटे थे। सौतेली माँ और पत्नी का भार सीधे सीधे प्रेमचंद के ऊपर आ गया, क्योंकि जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो वो पहले से ही कर्जा में थे और इनके देहांत होने के बाद इनका ब्रह्मभोज किया गया बड़े ठाट बाट के साथ। उसमें काफ़ी कर्जा हो गया महाजनों का। तो सोचिए इनको छोटी सी उम्र में ही सौतेली माँ का व्यवहार कैसा होता है, घर की जिम्मेदारी कैसी होती है और कर्मकांड में पुरोहित जो वर्ग है वो किस तरह अपने जजमानों को लूटते हैं। कर्ज खाने के बाद जो कर्ज लेने वाले की मनोदशा है कैसी होती है, इनको बचपन से ही मतलब कह सकते हैं परिस्थितियां ने इनको अनुभव दिया, या कह सकते हैं इस साहित्य के सोना को निखारा। जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो ये बेचारे ट्यूशन पढ़ाने लगे। ऐसा नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ चूंकि बनारस में ये पढ़ते भी थे। अब सोचिए लमही गांव से फिर बनारस आकर पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, परिवार की जिम्मेदारी संभालना कितना कठिन काम था।
अब ये क्या करते थे कि गोरखपुर उस समय एक बुद्धिलाल बुक सेलर जो अपनी कुंजियाँ निकालते थे, जैसे आजकल विकास और इजी नोट्स निकलता है, ऐसे ही वो भी निकालते थे बच्चों के लिए। तो अब क्या किए कि ये सीधे बुद्धिलाल बुक सेलर से मिलकर गोरखपुर में आकर और फिर नोटबुक और कुंजियाँ बेचने लगे। सोचिए कितनी मतलब दायनीय स्थिति और दुर्दशा का चित्रण जिससे मतलब किया है। 1910 में ये जो है कि अंग्रेजी, दर्शन, फारसी, इतिहास से इंटर करते हैं और 1919 में अंग्रेजी, फारसी, इतिहास से बीए करते हैं और बीए करने के बाद इनको शिक्षक की नौकरी भी मिल जाती है और शिक्षक की नौकरी करने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इनका जीवन सरल हो गया? नहीं, सरल नहीं हुआ, क्योंकि उनका युग देखिए। 1880 में जन्म हुआ, 16 साल में उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। 1910 में जो है कि इंटर और 1919 में यानी 9 साल के बाद वो बीए। परिस्थितियाँ किस तरह जैसे उनको प्रभावित करती है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। और एक दूसरा पक्ष है कि उसी समय गांधी जी का प्रभाव भी राजनीति में बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। आप लोगों को चंपारण आंदोलन याद होगा, चंपारण आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन याद होगा। तो ये क्या करते हैं कि बड़ी तेजी से गांधी जी के विचारों से प्रभावित होते हैं और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद ये क्रांतिकारियों के लिए अपनी लेखन सामग्री लिखना शुरू करते हैं और उसी लेखन सामग्री का नाम है सोजे वतन। अब सोजे वतन ऐसे समय लिखा गया था कि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि यदि भारत के लोग हमारे विश्व युद्ध में साथ दें तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और गांधी जी गांव-गांव घूम के सैनिकों की भर्ती करने लगे। इसका भी विरोध प्रेमचंद सोजे वतन में साहित्य के माध्यम से करते हैं और सोजे वतन छपने के साथ ही अंग्रेजी सरकार एकदम बौखला जाती है और बौखलाने के बाद इनको खोजना शुरू कर देती है कि कहाँ है वो साहित्यकार कि इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहा है। फिर इनको अपना नाम भी चेंज करना पड़ता है। कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमचंद से पहले इनका कौन सा नाम साहित्य जगत में प्रचलित था। और अब प्रश्न ये उठता है कि जब सोजे वतन से अंग्रेजी सरकार हिल गई तो क्यों इनको खोज रही थी? इसलिए खोज रही थी कि सोजे वतन में कोई ऐसी अंग्रेजों के विरुद्ध वारदात चल रही थी जिसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता था। और उसी समय कानपुर के दयाराम निगम से मुलाकात होती है और दयाराम निगम इनको प्रेमचंद, नया नाम देते हैं प्रेमचंद, यानी धनपत राय और नवाब राय बदल गए, अब इनका नया नाम प्रेमचंद हुआ। और फिर जो 6-7 साल की इनकी साहित्यिक मेहनत थी एक तरह से बेकार हो जाती है। बेकार नहीं कहें, मतलब दूसरे नाम से प्रचलित हो जाती है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उसी समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ और इन्हीं दोनों के उपलक्ष्य को लेकर यह नौकरी को छोड़ देते हैं, यानी शिक्षक की नौकरी छोड़ देते हैं। शिक्षक की नौकरी यह गोरखपुर भी किए हैं कुछ दिन, बनारस में भी किए हैं, कानपुर में किए हैं
और कानपुर में यही आकर यह जबाना पत्रिका से जुड़े और साहित्य जगत में लिखना शुरू किया। एक बार जो लेखक सुदर्शन है और प्रेमचंद की आपस में वार्तालाप होती है। सुदर्शन पूछते हैं, ये जो इनकी प्रसिद्ध पत्रिका हंस है 1937 में, ये हंस पत्रिका के विशेषांक में एक तरह से निकला था, कि सुदर्शन जी पूछते हैं कि आपने प्रेमचंद नाम, नवाब राय से प्रेमचंद क्यों रख लिया। तो ये कहते हैं कि नवाब वो होता है जिसके पास मुल्क होते हैं, नवाब वो होता है जिसके पास मुल्क होते हैं, हमारे पास तो मुल्क कहाँ है, तो मैं नवाब किस लिए। फिर कहते हैं कि प्रेम भला से ठंडक भी मिलती है और संतोष भी पहुंचता है। यानी प्रेमचंद इनको खुद बहुत प्यारा लगता था। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हिंदी संयोजक साहित्यिक अकादमी परिषद में हैं। वो एक बार बात कहते हैं कि जब साहित्यिक अकादमी में सारे हिंदुस्तान के लेखक, यानी जो संविधान में निर्मित भाषा है, जो मान्यता प्राप्त है, सभी लेखक जब वहाँ एकत्रित होते हैं तो जैसे बंगला वाला है वो बंगला में बात करता है, ये गुरु जी के मुख का शब्द मैं बता रहा हूँ, बंगला वाला है बंगला में बात करता है, उड़िया उड़िया में बात करता है, और तमिल तमिल में बात करता है, बंगाली बंगाली में बात करता है। लेकिन एक हिंदी के ऐसे लेखक हैं जो आपस में बात हिंदी में न करके अंग्रेजी में करते हैं और अपने आप में बड़प्पन दिखाते हैं। तो हिंदी के लेखकों के लिए यह एक तरह से बड़े शर्म की बात है कि वो हिंदी का तो खाते हैं और अंग्रेजी का गुणगान गाते हैं। अब एक प्रसंग और आगे हम बताते हैं कि गांधी जी और प्रेमचंद, लोग कहते हैं कि दोनों जो है कि क्या बोलते हैं, विचारधाराएं एक थी, लेकिन आप लोगों को यहाँ बता दें कि गांधी जी की जो विचारधारा थी और प्रेमचंद जी की जो विचारधारा थी, दोनों विपरीत थी। गांधी जी एक तरह से वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, धर्म के समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि 1933 में बिहार में भूकंप आ जाता है। ये रामविलास शर्मा की किताब है, प्रेमचंद और उनका युग, उससे संदर्भित है। 1933 में बिहार में भूकंप आता है और बिहार में भूकंप आने के कारण गांधी जी का कहना था कि हम लोग पाप किए हैं इसलिए भूकंप आया है, और प्रेमचंद कहते हैं कि हम लोग नहीं पाप किए हैं, पाप वो वर्ग किया है जो दूसरों का खून चूसता है, जो परजीवी समाज है वो पाप करता है। अब थोड़ा सा 1933 के भूकंप का किस तरह संबंध है। आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी और अंबेडकर में 1932 में पूना पैक्ट का समझौता हुआ है। पूना पैक्ट समझौता में दलितों और दबे कुचले लोगों के लिए अंबेडकर जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और पूना पैक्ट समझौता में काफ़ी हद तक दलितों के बारे में, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह की उनकी विचारधारा, यानी दलितों के संरक्षक के रूप में अंबेडकर जी आए थे। और जो पूना पैक्ट समझौता होता है उसी के दौरान महात्मा गांधी यह चाहते हैं कि जो दलित वर्ग है वह मंदिरों में प्रवेश करे, और 1932 के आसपास में काफ़ी दलित मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ। पूना पैक्ट समझौता से जो है कि दलित उद्धार गांधी जी का शुरू हुआ और दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने शुरू कर दिए।
और जब दलित वर्ग मंदिर में प्रवेश करने लगा, मंदिर के अंदर जाने लगा, तो पुरोहित पांडव ये कहना शुरू कर दिए कि दलितों को मंदिर में प्रवेश होने के कारण ये देश में भूकंप आया है। और गांधी जी कह भी देते हैं कि हम लोग पाप किए हैं, खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि हम लोग पाप किए हैं इसीलिए भूकंप आया है। लेकिन प्रेमचंद जी इसका पूरा घोर विरोध करते हैं। प्रेमचंद एक तरह से देखा जाए तो प्रेमचंद नए जमाने के नए लेखक हैं। उनकी रुचि थी, तिलिस्मी होशरुबा पढ़ते थे, चंद्रकांता पढ़ते थे, भूतनाथ पढ़ते थे, लेकिन काल्पनिक कहानियाँ उनकी बचपन की कहानियाँ थी। बचपन में चूंकि बड़े पढ़ाकू स्वभाव के थे, पढ़ते थे, और उसी के दौरान इन्हें रहस्यमयी चीज़ें खोजने की आदत हो गई। लेकिन जब समाज में आते हैं और उस समय देखते हैं कि दलितों की दुर्दशा क्या है, पुरोहितों का कर्मकांड के माध्यम से किस तरह समाज को चूस रहे हैं, किसान किस तरह जमींदारों के चक्कर में पिस रहे हैं, किस तरह एक वर्ग चाहता है कि धर्म के आधार पे हमेशा राज करते रहे, उनकी कहानियों में यह बड़े सीधे सीधे दिखाई देता है, जो निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है। आप लोग गोदान पढ़ेंगे, गोदान में जो धनिया का और होरी का और गोबर का रोल है, तीनों तीन तरह के हैं। धनिया को जबाने से डर नहीं है, होरी को जबाने से डर है। धनिया क्या है? एक महिला है। तो एक तरह से प्रेमचंद जी ये भी कहना चाहते हैं कि जबाने के डर से जो महिलाएं दबी हुई हैं, अगर वह धनिया की तरह निकल जाएं तो काफ़ी हद तक समाज सुधर सकता है। गोबर और होरी का जो प्रसंग है, गोबर होरी आपस में बात करते हैं कि हम, होरी कहता है कि हम लोग बुरे कर्म किए थे इसीलिए ऐसे जगह जन्म हुआ, वो लोग अच्छे कर्म किए थे इसीलिए उनका वहाँ जन्म हुआ। और राय साहब तो भजन पूजा भी अधिकांश करते हैं। तो गोबर कहता है कि अगर हमें भी 2 वक्त की रोटी मिल जाए और ऊख गोड़ने से बंद हो जाए, यानी ऊख जो हम लोग गाड़ते हैं उससे कम हो जाए, कुदारी न चलाना पड़े, तो हम 8 घंटा भजन करें। गोबर एक तरह सीधा सीधा जो रूढ़िवादी सत्ता है उस पर चोट करता है। चूंकि रूस में जमींदारी प्रथा बड़ी तेजी से खत्म हो रही थी, कम्युनिस्ट का प्रभाव बड़ा तेजी से फैल रहा था, और राय साहब खुद कहते हैं कि एक दिन हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। वह एक तरह से प्रेमचंद कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी जिम्मेदारी खत्म होगी और किसानों का जमाना भी आने वाला है। कफन कहानी उठा लीजिए। कफन कहानी का जो चरित्र है, जो बाप बेटा है, कितने दरिद्र टाइप हैं कि उसकी पत्नी और एक की बहू मर रही है, आलू के लिए परेशान है। कफन का पैसा भी जो है कि शराब पीकर चिखना में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अंतिम में जाते जाते हम लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने लगते हैं कि ये दोनों अच्छे हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो तो स्वर्ग जाएगी, क्योंकि मरते मरते हम लोगों की इच्छा जो पूर्ति कर गई है, वो भरपेट उनको भोजन नहीं मिलता है। प्रेमचंद जी किसानों की दुर्दशा पर चर्चा करते हैं, प्रेमचंद जी औरतों के दुर्दशा पे चर्चा करते हैं। प्रेमचंद जी अपने समय के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार के रूप में आते हैं। कहानियाँ उनकी, चाहे वह कहानियाँ किसी भी तरह की हो, सदगति हो या कोई भी कहानी हो, निश्चित रूप से एक तरह से जो है कि एक समाज के समस्या को उठाते हुए नजर आ रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर
हमको पूर्वोत्तर के लोगों का रहन सहन अगर जानना है तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ लें। निश्चित रूप से प्रेमचंद जो जन्म से उनको संस्कार मिले थे और जिस तरह वह कर्ज में घिरे हुए थे, जिस तरह उनका किसानी जीवन कटा था, जिस तरह वह पुरोहित पंडितों के चक्कर में फंसे हुए थे, कहीं न कहीं कुल मिलाजुला कुल उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में देखने को मिलता रहता है। और प्रेमचंद जी निश्चित रूप से बड़े दूरदर्शी, निर्भीक और कह सकते हैं कि बेबाक साहित्यकार हैं। और प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वह अप्रियतम, हिंदी साहित्य के उपन्यास की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके उपन्यास में वह सभी चीज़ें हम दे सकते हैं जो हमारे भारतीय जनजीवन में दिखाई देती है, चाहे वह किसी भी तरह की समस्या हो। और साहित्यकार का काम ये नहीं है कि जाकर सरकार की गोद में बैठ जाए। साहित्यकार का काम यह है कि अपनी वैचारिक धारा से वह जनता का प्रतिनिधित्व करे, तब वह साहित्यकार है। और प्रेमचंद जी निश्चित रूप से जो भारतीय जनमानस है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनमानस में जो सबसे अंतिम तबका है, जिसके दुर्दशा के कारण धर्म कर्मकांड है, धर्म है, एक शोषण करने वाली विचारधारा है, उसका मुद्दा कहीं न कहीं उठाते हैं। और जब तक हम लोग प्रेमचंद साहित्य पढ़ते रहेंगे तब तक निश्चित रूप से जानेंगे कि आज भी, आज का जो समय है वो भी धर्म के आधार पे ही पाखंड फैला कर एक तरह फिर वही सिस्टम आ रहा है कि एक वर्ग को शोषित बना दिया जाएगा, पीड़ित बना दिया जाएगा और धर्म फिर ऊंचा होना शुरू होगा। यानी धर्म के नाम पे जो धंधा चल रहा है, आज का साहित्यकार इस पे, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। लेकिन प्रेमचंद जी विवाक साहित्यकार हैं जो बड़े निर्भीक ढंग से सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और एक लेखक वर्ग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वो भी भारतीय जनजीवन की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दे। यदि साहित्य में स्थान नहीं दे रहा है, केवल सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, तो कभी वह लेखक नहीं हो सकता है। वह बड़े बड़े पदों पर तो जा सकता है, लेकिन वह लेखक नहीं हो सकता है, विचारक नहीं हो सकता है और एक सच्चा साहित्यकार नहीं हो सकता है। क्योंकि साहित्य जनता की प्रतिनिधित्व ही करती है और लेखक एक तरह से जनता की बात को ही साहित्य में उतारता है। प्रेमचंद के बारे में कहा जाए तो घंटों खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेमचंद जी हमारे जन जन जीवन में व्याप्त हैं। और जब भी प्रेमचंद साहित्य को हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनजीवन की जो समस्याएं हैं वो बड़े साफ साफ दिखाई देती हैं। और इस तरह हम लोग प्रेमचंद जी को आजीवन याद करते रहेंगे। जब जब कहीं धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जाएगा, तब तब हम लोग प्रेमचंद को याद करते रहेंगे। प्रेमचंद जी प्रासंगिक बने रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।